हाय एवरीवन, हमने सीरीज स्टार्ट करी थी इकोनॉमिक्स की जिसमें हमने मनी एंड क्रेडिट के ऑलरेडी 2 पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर से हम कहाँ से लोन लेते हैं और इनफॉर्मल में क्या क्या आएगा, किसका क्रेडिट ज़्यादा होता है और किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कर रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट। इससे पहले एक बार हम मैप देख लेंगे कि इंडिया में जो है इनफॉर्मल और फॉर्मल क्रेडिट में किस में ज़्यादा रहता है। तो एक बार हम ये पाएंगे, फॉर्मल क्रेडिट वो होता है जो हम बैंक से लेते हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह या कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं उनसे लेते हैं। तो फॉर्मल क्रेडिट जो हमने बैंक के माध्यम से लिया है, बैंक का हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम होता है। सेम ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है कि जिसमें इंटरेस्ट रेट आपका 10% पर एनम या फिर 8% पर एनम या 12% पर एनम के अराउंड होता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। जबकि हमने देखा था इनफॉर्मल सेक्टर के काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे थे जिसमें लोग जो एग्रीकल्चर या पीजेंट्स होते वो मनी लेंडर या ट्रेडर्स से लोन ले रहे थे, उसके बाद वो उसको 5% मंथली चार्ज कर रहे थे, जो आपका 60% 55% उससे भी अब हो जाएगा, जिससे आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे। वो हर बार आपकी जो है साइकिल चलती रहेगी और आखिरकार या तो आपको अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी या फिर कुछ न कुछ घर सेल करना पड़ेगा। तो फॉर्मल सेक्टर में आता है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं या फिर हम कोऑपरेटिव से लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर के एग्जांपल हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब हो जाएगा कि जब हम मनी लेंडर्स से लोन लेंगे, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव या किसी फ्रेंड से हम लोन लेते हैं, वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर हो जाएगा। फॉर्मल सेक्टर का लोन लेते हुए आपको कुछ न कुछ कोलेट्रल के तौर पे रखना पड़ेगा। घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है या फिर कोई और आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। इनफॉर्मल सेक्टर का लोन लेते हुए हमने देखा था कि इसमें कोलेट्रल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिक्योरिटी के तौर पे आपको कुछ नहीं रखना होता, क्योंकि मनी लेंडर या ट्रेडर्स आपके ही अपने गाँव का या आसपास का होता है, जो आपको जानता होता है पर्सनली। तो ये आपको नीड पड़ने पर लोन जो है प्रोवाइड कर देता है, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। अब हम एक बार देखेंगे कि लोग जो है कहाँ से सबसे ज़्यादा लोन लेते हैं। तो यदि हम गवर्नमेंट की बात करें तो 1% रहता है, लैंडलॉर्ड से 1%, मनी लेंडर से 33% रहता है। ये आपका 33% लोन है। कमर्शियल बैंक से लिया जाता है 25% लोन। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक से 25%, रिलेटिव या फ्रेंड से 8% और अदर जो एजेंसीज होती हैं इंस्टीट्यूशनल, वहाँ से 5%, अदर्स जो हो सकते हैं वहाँ से 2% रहता है। ओवरऑल जब हम इसको काउंट करेंगे, बैंक वाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला और गवर्नमेंट वाला, तीनों को मिला के हम ये पाएंगे कि 56% क्रेडिट जो है वो फॉर्मल सेक्टर से है। ये फैक्ट याद नहीं रहेगा तो हम सिर्फ 56% याद करेंगे कि 56% जो लोन है वो हम फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो मान लो 100% लोन की ज़रूरत रहती है, उसमें से सिर्फ 56% लोगों को ही फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल पाया है, जो कि लगभग आप कह सकते हो कि हाफ के बराबर है। तो बचे हुए जितनी भी पॉपुलेशन है, जो लोन है 44%, वो इनफॉर्मल सेक्टर से प्रोवाइड किया जाएगा। तो 56% सिर्फ आधा लोन ही फॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड करा पा रहा है, जो कि एक बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। इसको फॉर्मल सेक्टर को क्या करना चाहिए, अपने क्रेडिट स्कीम को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और एटलीस्ट 80 या 85% फॉर्मल सेक्टर यदि लोन प्रोवाइड करा पाएगा तो लोगों का डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाएगा और वो डेब्ट ट्रैप में फंसने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। तो 56% हम ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है बॉम्बे की, उसमें भी डेटा आपको ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। गवर्नमेंट से 2.1%, लैंडलॉर्ड से 0.8%, एग्रीकल्चरल से 25%, कमर्शियल बैंक 42%, कोऑपरेटिव सोसाइटी 14% हो जाएगा, रिलेटिव 9%, अदर्स आपका 1.6%। यानी कि यहाँ से हम देखेंगे तो सिर्फ 59.8% जो लोन है ये फॉर्मल सेक्टर हमारा प्रोवाइड करा पा रहा। ऑलमोस्ट हम 60% भी मान के चलेंगे तो भी 40% लोन अभी भी रह जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा वाइड पॉपुलेशन को वो कवर करेगा।
एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है, इन दोनों के कंक्लूजन से हम किस पे आएंगे, हम इसके ऊपर आएंगे कि मोर क्रेडिट शुड बी अवेलेबल फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। इसको 60% को या 56% के डेटा को और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। फॉर्मल सेक्टर को और स्कीम्स के साथ बैंक्स को और लोन के साथ आना चाहिए, ताकि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है फॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड करा पाए और वो डेब्ट ट्रैप में फंसने के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम हो पाए। तो आप ध्यान रखोगे मोर क्रेडिट शुड बी अवेलेबल फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर्स। आगे हम देखेंगे कि फॉर्मल सेक्टर का हम देख रहे हैं 60% लोन जो है वो मिल पा रहा है। अब 60% लोन का फ़ायदा कौन उठा पा रहा है वो हम देखेंगे, यानी कि ओवरऑल 60% लोन जो है वो फॉर्मल सेक्टर से मिल रहा है। फॉर्मल सेक्टर से लोन कौन ले पाएगा? ऐसे लोग ले पाएंगे जो एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कोलेट्रल के तौर पे रखने के लिए उनके पास कुछ न कुछ चीज़ होगी या तो घर होगा, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे, एजुकेटेड लोन होंगे, जिनको बैंकिंग के बारे में पता होगा, वो तो सीधा जाके बैंक से लोन लेंगे, यानी कि फॉर्मल सेक्टर से लोन लेंगे। बाकी जो रूरल पॉपुलेशन है, जिनको बैंक का पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने ही गांव में या तो किसी फ्रेंड से, रिलेटिव में या मनी लेंडर से, ट्रेडर से, वहां से बैंक लेंगे। तो एक बार हम देखेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में कौन कहाँ से लोन लेता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे द रिच हाउस होल्ड आर अवेलेबल चीप क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल लेंडर्स। जो लोग रिच होते हैं वो तो क्या करते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जबकि जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं, गरीब आदमी होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उधार इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे हम यहाँ से देखें कि जो लोग एकदम से गरीब हैं, पुअर हाउस होल्ड है, उन्होंने क्या किया, 85% लोन इनफॉर्मल से लिया और 15% लोन जो है फॉर्मल सेक्टर से लिया। सेम ऐसे ही यदि हम दूसरी तरफ देखेंगे, हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, जिनके पास ये एकदम से गरीब थे, एकदम पुअर थे, वेरी पुअर हम कह सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन कहाँ से ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। दूसरी तरफ वो वाले हैं जिनके पास थोड़ी बहुत असेट्स है, थोड़ी बहुत जमीन है, जिसको कोलेट्रल के तौर पे वो रख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 53% लोन जो इनफॉर्मल सेक्टर से लिया और 47% लोन जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो थोड़े से वेल ऑफ आ जाएंगे मिडिल क्लास में, जो इनसे ज़्यादा सही है, तो वेल ऑफ क्या करता है, 28% लोन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेता है, 72% लोन जो है फॉर्मल सेक्टर से हो जाएगा। उसके बाद इनसे भी अच्छे आएंगे, रिच हाउस होल्ड आ जाएंगे, जो 10% लोन इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहा है और 90% लोन जो है फॉर्मल सेक्टर से ले रहा है। यदि हम पुअर से, फ्यू एसेट्स से और वेल ऑफ और देन रिच पे जाते हैं, तो हम ये पाएंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर का लोन हमेशा घटता जा रहा है। सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहा है पुअर हाउस होल्ड, उसके बाद ये नंबर घट जाता है, ये सिर्फ 53% ले रहे हैं, ये 28% ही ले रहे हैं। उसके बाद यदि हम रिच में जाएंगे तो ये सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि गरीब जितना ज़्यादा गरीब है वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को और ज़्यादा गरीबी में धकेल रहा है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेके, और जो जितना ज़्यादा अमीर है उसको उतनी ही ज़्यादा समझ है, वो उतना ही अपने आप को वेल एस्टेब्लिश करेगा, सेटल कर लेगा, फॉर्मल सेक्टर से लोन लेगा, उसको अपने बिजनेस में लगाएगा, बिजनेस में लगा के वहाँ से प्रॉफिट कमाएगा, फिर उस लोन को भी रिपे कर देगा। तो गरीब आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहा है, जिसकी वजह से उसकी यही सबसे ज़्यादा गलती हो जाएगी कि वो डेब्ट ट्रैप में फंसता चला जाता है अपनी ही नासमझ की वजह से। तो इस टाइप का सिनेरियो चलता रहता है, रिच यहाँ पे ज़्यादा सही है और वेरी पुअर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही फंसे रहते हैं। कंक्लूजन हमारा यहाँ से क्या आएगा, फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर तो सिर्फ 58% या 60% लोगों की ही क्रेडिट की नीड को पूरा कर पा रहा है, टोटल जरूरत को तो पूरा नहीं कर पा रहा है, ये ऑलमोस्ट हाफ ही लोगों की नीड्स को पूरा कर पा रहा है। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज, तो बचा हुआ जो 40 या 44% है वो कहाँ से आएगा, वो इनफॉर्मल सेक्टर से आएगा। मोस्ट लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लैंडर्स कैरी ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स। अब यदि आप इनफॉर्मल सेक्टर से लोगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर लगाएगा और उतना ही ज़्यादा बोरोवर को उतनी ही इनकम कम मिलेगी और उसका लोन बढ़ता जाएगा, लोन बढ़ता जाएगा। सो
Thus, it is necessary that bank and cooperative increase their lending particularly in the rural area. तो हमने क्या देखा, रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा लोन इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है, उनकी इनकम इस वजह से कम हो जाएगी, लगातार डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। तो कोऑपरेटिव्स को और बैंक को क्या करना चाहिए, जो लोग गांव में है, रूरल एरिया में है, किसी एक सॉल्यूशन के साथ आना चाहिए, उनको ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि उनको उस लोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। At present, it is the richer household who receive formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sector. ग्राफ में हमने यही देखा था कि जो रिच हैं वो तो फॉर्मल क्रेडिट ले लेते हैं, जबकि जो लोग गरीब हैं उनको इनफॉर्मल क्रेडिट के ऊपर अभी भी डिपेंड करना पड़ता है। जैसे इसमें देखा था कि जो रिच है वो 90% फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और वो वाले जो है 85% इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, जिसकी वजह से रिच हो जाता है और गरीब आदमी और भी ज़्यादा गरीब होता चला जाता है, दोनों के बीच का गैप जो है बढ़ जाता है। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि फॉर्मल जो क्रेडिट है दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, गरीब हो या अमीर हो दोनों को फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने का इक्वल राइट होना चाहिए। बैंक को भी ये करना चाहिए कि गाँव के लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर से लोन ले पाएँ। फॉर्मल सेक्टर को इसके लिए अपने ब्रांचेज को एक्सपेंड करना चाहिए और हर किसी आदमी को लोन लेना उसका राइट होना चाहिए और सबको उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये तभी हो सकती है जब ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रांचेज होंगी बैंक के वो गाँव में भी अवेलेबल होंगी ताकि वो वहाँ के लोगों को एजुकेट करा पाएँ। सो ये ग्राफ दे रखा है आपका सोर्स ऑफ लोन, जिसमें हमने पुअर हाउस होल्ड हम देख चुके हैं, हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, वेल ऑफ हाउस होल्ड और रिच हाउस होल्ड। यहाँ से देखना है कि विच ऑफ द हाउस होल्ड आर अवेलेबलिंग चीप क्रेडिट, किसको सबसे सस्ता लोन मिल रहा है। तो ये हमें साफ दिखाई दे रहा है लास्ट वाला कि जो लोग रिच हैं वो 90% फॉर्मल सेक्टर से ले पा रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा चीप क्रेडिट मिल पा रहा है। और ऐसा किस वजह से है तो हम ये बताएंगे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी होती है, कोलेट्रल होता है, सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रख सकते हैं, साथ के साथ उनको डॉक्यूमेंटेशन की इंफॉर्मेशन होती है किस हिसाब से लोन का प्रोसेस चलेगा और वो इजीली बैंक से जाके लोन ले सकते हैं। जबकि जो पुअर हाउस होल्ड है वो सिर्फ 15% ही लोन फॉर्मल सेक्टर से ले पा रहे हैं, उनको उतनी समझ नहीं होती है। तो इसका सॉल्यूशन भी साथ में बताएंगे कि बैंक को अपने ब्रांचेज को बढ़ा के गरीब लोगों को, रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको भी क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो गांव में भी अवेलेबल होंगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इसका आंसर लिख के देखेंगे। विच ऑफ द हाउस होल्ड इज नॉट अवेलिंग चीप क्रेडिट, कौन से हाउस होल्ड ऐसे हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो चीप क्रेडिट का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, पुअर हाउस होल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। सबसे पहले हम चलेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। जब हम फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। एडवांटेज सबसे पहला तो है फर्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। जैसा हमने देखा कि जब हम फॉर्मल सेक्टर यानी कि बैंक से लोन लेंगे तो पूरे साल का 8% या 9% ही आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा, जबकि यदि आप इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो मनी लेंडर होते हैं 5% मंथली चार्ज करते हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 60% के आसपास आपका रेट पड़ता है, जो फॉर्मल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो सबसे पहले तो हो जाएगा कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है। सेकेंड, फॉर्मल क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ये आरबीआई की देखरेख में हो रहा है, आरबीआई की रूल और रेगुलेशन के हिसाब से हो रहा होता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में उसके ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है आरबीआई जैसी। डिसएडवांटेज क्या है फॉर्मल सेक्टर का, प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्ट इज कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन लॉन्ग डिले। एकदम से ऐसा नहीं है कि हमें लोन की ज़रूरत है और हम गए और हमें एकदम से लोन मिल जाएगा। लोन को अवेल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी और एक लंबा प्रोसेस है, जब सब कुछ वो चेक कर लेंगे उसके बाद ही वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज लोन प्रोवाइड नहीं होगा। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में हम किसी फ्रेंड के पास या मनी लेंडर के पास गए, उसको अपनी दिक्कत बताई, वो तुरंत हाथों हाथ हमें पैसा प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगती है और इसमें डिले बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये प्रोसेस बहुत लंबा है।
द क्रेडिट शुड बी रिपेड इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पीरियड एज मेंशन इन द एग्रीमेंट। जब हम फॉर्मल सेक्टर से लोन लेंगे तो उस लोन को हमें उसी टाइम पीरियड के दौरान वापस करना पड़ेगा। मान लो मैंने 10 साल के लिए लोन लिया तो वो मुझे 10 साल में वापस लौटाना पड़ेगा। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि वो आप नहीं लौटा पाए तो आप कह सकते हो कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नेक्स्ट ईयर आपको करूंगा, तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, जितना आपने लिखवा दिया है उसी टाइम फ्रेम के दौरान आपको जो है वापस देना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपने कोलेट्रल के तौर पे रखा हुआ है उसको बेच के उसे आपके जो है लोन की वापस वो लिया जाएगा, अपनी रिकवरी करेंगे। नेक्स्ट है बोरोवर हैज टू ऑफर ए कोलेट्रल टू द लेंडर। फॉर्मल सेक्टर का फायदा उठाने के लिए आपको कुछ ना कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे रखना पड़ेगा। घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, या कोई और प्रॉपर्टी हो सकती है। गरीब आदमियों के पास यदि खुद का घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो वो फिर उनके पास कोई सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखने को नहीं होता है, तो वो बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं। तो कोलेट्रल मस्ट है यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में। ये भी इसका नुकसान है कि किसी के पास कुछ है नहीं तो वो क्या रख के लोन लेगा। नेक्स्ट हो जाएगा बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। बहुत से गांव में बैंक ही नहीं होते हैं, तो उनके ब्रांचेस नहीं होते, तो फॉर्मल सेक्टर के बजाय लोग जो है गांव के ही मनी लेंडर से लोन लेना ज़्यादा सही समझते होते हैं। तो बैंक भी कई जगह प्रेजेंट नहीं होते, ये भी इसका नुकसान हो जाएगा। ये हमने फॉर्मल सेक्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ा है। एडवांटेज में हमने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, ये आरबीआई की देख रेख में होता है। डिसएडवांटेज में हमने ये पढ़ा कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, डिले होता है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है लोन को लेने में, पास कराने में। नेक्स्ट हमने देखा है कि इसको उसी टाइम फ्रेम में हमें वापस देना पड़ेगा। यदि उस स्पेसिफिक टाइम में हम नहीं दे पाए तो हमारी कोलेट्रल से उसकी रिकवरी करी जाएगी, उसको बेच के उसको निकाला जाएगा। यहाँ पे आपको कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलेगा। और लास्ट हमने देखा है कि हर जगह बैंक जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं, ये इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यदि हम इनफॉर्मल सोर्स से क्रेडिट लेते हैं, यानी कि हम यदि किसी मनी लेंडर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, ट्रेडर से लोन ले रहे हैं तो वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि बहुत से गांव वाले जो हैं एग्रीकल्चर जो करते हैं वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। इसके क्या एडवांटेज है? एडवांटेजेस ऑफ टू टेक क्रेडिट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। फर्स्ट हो जाएगा इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स नो द बोरोवर पर्सनली एंड हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव ए लोन विदाउट कोलेट्रल। सबसे पहला तो ये होता है कि ये मनी लेंडर या ट्रेडर आपको पर्सनली जानता होता है, या तो आपके गांव का ही होता है या आसपास के गांव का हो जाएगा, तो वो आपको, आपके खानदान को, आपके घर को पर्सनली जानता होएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी कोलेट्रल के तौर पे रखने की जरूरत नहीं होती है, आप गए और आप लोन लेके आ जाते हो, तो ये कोलेट्रल फ्री लोन लेता होता है, यहाँ किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे द बोरोवर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन। हमने देखा था कि उसमें तो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आपको वापस देना पड़ेगा, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ये होता है कि मैंने पिछला लोन जो है वो वापस किया भी नहीं है, और फ्रेश लोन के लिए भी कई बार मैं मनी लेंडर के पास चली जाऊंगी, उसको रिक्वेस्ट करूँ कि मेरा पिछला लोन जो है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन मुझे आगे और लोन की ज़रूरत है, तो इसमें और लोन भी वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं उसी में आगे ऐड करके। तो पिछले वाला बिना चुकाए हम आगे और भी लोन ले सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? इसका डिसएडवांटेज होता है सबसे पहला कि ये बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे चार्ज करते हैं। जैसे इसमें दिखा रखा है 5% पर मंथली, जो कि 60% एनुअली हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा हाई है। कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स एंड हैरास द पुअर बोरोवर्स। उसके बाद यदि आप नहीं चुका पाते हो तो आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जब ये लोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ले लेंगे। तो यही होता है कि मनी लेंडर्स कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, इनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती है, बोरोवर्स को बहुत ज़्यादा हैरास करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। जैसे वहाँ पे आरबीआई था, आरबीआई की तरह यहाँ पे कोई
ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते जो इनको सुपरवाइज कर सकती है। दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज, इनका जो भी मन करे 7% मंथली, 8% मंथली, जिसकी जितनी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि अपने हिसाब से ये चार्ज कर सकते हैं। किसी बंदे को बहुत ही ज़्यादा नीड है पैसे की और उसको ये कहे कि हम तो 10% मंथली के हिसाब से चार्ज करेंगे और उसको मजबूरी है लेना, तो ये उतना हाई रेट भी चार्ज कर सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है जो इनको चेक कर पाए। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, देर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। यदि पैसा वापस नहीं आ रहा और इनको पैसा निकलवाना है तो ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी अनफेयर मीन्स का यूज कर सकते हैं, गाली गलोच या हरास करना या फिर डेली घर पे आके खड़े हो जाना या फिर जो भी है अनफेयर मीन्स जो भी हो सकता है, मारना पीटना ये भी होता है। तो किसी भी तरीके के अनफेयर मीन्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर चेक करने वाला कोई भी नहीं होता है। ये इसके एडवांटेजेस थे इनफॉर्मल सेक्टर के। सबसे पहला हमने क्या देखा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लोन मिल जाता है, कोलेट्रल फ्री लोन मिल जाता है। और नुकसान क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते जो इनको सुपरवाइज कर सकती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को आप साथ में रख के कर सकते हो, दोनों हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन आएगा हो जाएगा, ये लिखना है, व्हाट आर द रीजन्स व्हाई द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लैंड टू सर्टेन बोरोवर्स। ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से बैंक जो है कुछ बोरोवर्स को लोन नहीं देना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ से रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो जितना भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से क्वेश्चन आपको लिखना है कि क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसमें बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टिवेशंस। इंडिया में 80% छोटे फार्मर्स हैं जिनको खेती करने के लिए क्रेडिट की जरूरत होती है। फर्स्ट, वाई माइट बैंक बी अनविलिंग टू लैंड टू स्मॉल फार्मर्स। पहला आपको लिखना है कि स्मॉल फार्मर्स को बैंक लोन क्यों नहीं देना चाहते हैं। सेकंड, अदर सोर्सेज क्या हो जाएंगे जहां से फार्मर्स जो है वो लोन लेंगे। थर्ड, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर्स। ये बताना कि स्मॉल फार्मर्स के लिए क्रेडिट यदि लिया तो वो अनफेवरेबल कैसे हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप करोगे। नेक्स्ट है हमारा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द रोल ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं, ये भी लिखना है आपने। नेक्स्ट है, मनी एंड क्रेडिट नीड फॉर फॉर्मल क्रेडिट लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव। और ज़्यादा फॉर्मल क्रेडिट की जो है ज़रूरत रहती है। इसमें हम देखेंगे यानी कि फॉर्मल क्रेडिट की ज़रूरत क्यों है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जो है क्यों बढ़ाना चाहिए। Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much high interest on loans। यानी कि इनफॉर्मल जो लेंडर होते हैं वो फॉर्मल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करते हैं। इसलिए द कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हायर। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट उनसे लेता है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेता है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स लार्जर पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रिपे द लोन। यदि उधारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप कितना ही पैसा कमा लो, एक मैक्सिमम पार्ट ऑफ सैलरी तो आपका लोन चुकाने में ही चला जाएगा क्योंकि वहाँ से आपका लोन इतना बढ़ चुका है। इसलिए हैंस बोरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ। इसलिए जो उधार लेने वाला है उसके पास बहुत कम पैसा बचता है अपने पास अपने लिए, क्योंकि मैक्सिमम पैसा तो उसका सिर्फ उधार चुकाने में ही चला जाता है। In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower। और कई बार तो ये लोन लग के पैसा इतना ज़्यादा हो जाता है कि इतनी तो इनकम भी नहीं होती। आप सोचो कि मान लो आपका 10,000 रुपये लोन हो गया और आपकी खुद की इनकम सिर्फ 2,000 है, तो आप कहाँ से लोन दोगे, कहाँ से घर चलाओगे। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोन हमारी खुद की इनकम से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इससे आदमी डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, यानी कि उस लोन को चुका ही नहीं पाता है। Also,
People who might wish to start an enterprise by borrowing may not be do so because of the high cost of borrowing. कई लोग जो अपना खुद का स्टार्टअप या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है कि ये लोन बढ़ते 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 बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा. सो इसलिए क्या है, बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू बी लैंड मोर. इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन यही है कि बैंकों को और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोन और देना चाहिए. और ये लोन जो है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट. यदि आपको सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट मिलेगा तो ये आपकी डेवलपमेंट में काम आएगा. जैसे हमने सलीम के केस में देखा था कि उसने जूतों के लिए काम शुरू किया था और उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है. तो यदि आपको चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट मिलेगा तो कंट्री की डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगी, इससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी. मैनी पीपल कुड देन बोरो चीप फॉर ए वेराइटी ऑफ नीड्स. और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा उधार भी ले सकते हैं अपने अलग अलग कामों के लिए. दे कुड ग्रो क्रॉप्स टू बिजनेस सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. यदि आपको सस्ता क्रेडिट मिलेगा तो आप अपनी फसल उगा सकते हो, अपना कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हो, स्टार्टअप लगा सकते हो. सारे कामों के लिए आदमी जो है लोन प्रोवाइड कर सकता है, इंडस्ट्रीज भी लगा सकता है. जो भी काम उसको करना है सारा काम आसान हो जाएगा. सो चीप लोन जो है वो अच्छा है. अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि या तो बैंक लोन ले या फिर आप अपना कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा बनाओ. तो अब इसमें पढ़ेंगे लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स. कोऑपरेटिव क्या होता है? बिसाइड बैंक द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरिया आर द कोऑपरेटिव सोसाइटी. बैंक के अलावा जो दूसरा मेजर सोर्स है जहां से गांव के लोग लोन लेते हैं वो हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव्स बोलो. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? ये खुद की बनाई हुई एक एसोसिएशन होती है. इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन वेयर इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम क्लास join their hands for the promotion of their common good. यहाँ पे क्या होता है कि एक ही गांव के एक जैसे आदमी जो है इकट्ठे होके आते हैं और खुद एक ग्रुप बनाते हैं. मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेटिव इन सर्टेन एरिया. कुछ एरिया में कोऑपरेटिव करते हैं, जैसे फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, वीवर्स की अपनी खुद की हो सकती है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की हो सकती है. तो आप जिस भी एरिया में हो, मतलब जो भी आपका प्रोफेशन हो जाएगा, उन सब की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है. ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अपने रिसोर्सेज देते हैं और सबकी भलाई के लिए काम करते हैं, जो भी उस ग्रुप का मेंबर हो जाएगा. जैसे कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन ए विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर. तो ये किसानों ने अपनी जो है कोऑपरेटिव बना रखी है जिसका नाम हो जाएगा कृषक कोऑपरेटिव. कैसे काम करती है ये? इसमें 2300 फार्मर्स हैं. इसमें क्या करता है कि 2300 फार्मर है, 2300 सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो जमा करेंगे, एक जैसा पैसा जमा करेंगे. इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर. ये अपने जो मेंबर्स हैं, ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनसे डिपॉजिट ले लेती है. सबने अपना पैसा डाल दिया. अब इससे ये क्या करेगा? इस डिपॉजिट से उसको कोलेट्रल के तौर पे रखेगा. यानी कि क्या किया, सारे लोगों ने अपना पैसा डाल दिया, इक्वली शेयर डाल दिया. अब इस पैसे को वो क्या करेंगे? कोलेट्रल के तौर पे रखेंगे और बैंक से लोन लेंगे. विद दिस डिपॉजिट एज कोलेट्रल द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन ए लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक. इसके हेल्प से कोऑपरेटिव ने बैंक से एक बड़ा लोन जो है वो ले लिया. बैंक ने इनको लोन दे दिया और इन्होंने ये पैसा जो है कोलेट्रल के तौर पे बैंक के पास रख दिया. दीज फंड आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स. अब ये जो बैंक ने पैसा दिया, ये पैसा इन्होंने जो पैसा रखा था उससे काफ़ी ज़्यादा है. तो अब इस ज़्यादा पैसे से ये जिस भी लोगों को जरूरत है उसको लोन प्रोवाइड कर देंगे. वंस दिस लोन आर रिपेड अनदर राउंड ऑफ लेंडिंग कैन टेक प्लेस. एक बार जब ये लोन वापस हो जाएगा तो फिर से ये लोन ले सकते हैं. तो इस टाइप से इनको कम रेट के ऊपर लोन जो है मिल जाता है. कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट. आपको ट्रैक्टर लेना है या और कोई इक्विपमेंट लेना है, इसके लिए आप लोन ले सकते हो. आप अपनी कल्टीवेशन के लिए या एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए लोन ले सकते हो. आप फिशरीज के लिए लोन ले सकते हो. आपका जो भी काम है, जो भी आपने नेट खरीदना है या कोई घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोन ले सकते हो. तो जो भी आपका काम है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो लोन आप मनी लेंडर से या ट्रेडर से ले रहे थे वो अब आपने कोऑपरेटिव के माध्यम से डायरेक्ट बैंक से लोन ले लिया और अब आपको सस्ती रेट के ऊपर, कम रेट के ऊपर लोन जो है वो मिल गया है. अब आपको इतना ज़्यादा हाई रेट देने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है.
सो क्वेश्चन आपको लिखना है, वाई इज इट नेसेसरी फॉर द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इंक्रीज देयर लैंडिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरिया, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन्स। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज या बैंक को अपना लोन जो है रूरल एरियाज में बढ़ाने की क्या जरूरत है, आपको लिखना है, रीजन्स बताने हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है कि कैसे क्रेडिट एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। थर्ड आपने लिखना है, इन दिस सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर। क्रेडिट में रिस्क ज़्यादा होता है और आपने लोन ले लिया तो ऐसा हो सकता है कि आपकी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपको डेब्ट ट्रैप को समझाना है, डेब्ट ट्रैप क्या होता है, क्यों ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है, रीजंस देने हैं। नेक्स्ट है, माधव नीड्स ए लोन टू सेटअप ए स्मॉल बिजनेस, ऑन व्हाट बेसिस विल माधव डिसाइड वेदर टू टेक इट फ्रॉम द बैंक और द मनी लेंडर, डिस्कस। माधव को लोन चाहिए छोटे बिजनेस के लिए, माधव कैसे डिसाइड करे कि ये लोन वो बैंक से ले या फिर मनी लेंडर से, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आप बताओगे। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द लोन एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की लोन एक्टिविटीज क्या क्या होती है, इनको कैसे लोन मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनको SHG बोला जाता है। In recent year, people have tried out some newer type of providing loan to the पुअर। कुछ सालों में लोगों ने नई नई तरीके निकाले हैं लोन प्रोवाइड करने के। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलर वुमेन इनटू द स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड कलेक्ट देयर सेविंग। तो ये आइडिया है कि स्पेशली ये महिलाओं के लिए है कि जिसमें SHG बनाए जाते हैं ताकि वो अपने सेविंग को कलेक्ट कर पाएँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, इसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं। आमतौर पे ये किसी पड़ोस के होते हैं, एक मोहल्ले के होते हैं, एक सोसाइटी के होते हैं, जो रेगुलरली मिलते रहते हैं और अपनी सेविंग करते रहते हैं। ये सेविंग आपकी कुछ भी हो सकती है, 25 रुपीज से 100 रुपीज हो सकता है, आपकी अपनी एबिलिटी के हिसाब से कि आप कितना सेव कर सकते हो। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। इसमें क्या करता है कि जैसे सबने मान लो 10 लोग हैं, उन्होंने 100 रुपीज भी मिलाए हैं, तो आपका पैसा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अभी 1000 रुपीज जो है इस पूरे 10 लोगों में से जिसको भी जरूरत होगी उसको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, उसकी जो भी जरूरत है उसके लिए। अब ग्रुप क्या करेगा, ग्रुप काफी कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा इंस्टेड ऑफ मनी लेंडर्स। द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्ज। यानी कि ये वाला जो ग्रुप आपसे ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा, वो काफी कम होएगा। आफ्टर ए ईयर और 2 इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। यदि ये ग्रुप लगातार काम करता रहता है, लगातार सेविंग करता रहता है और इनका इनकम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो फिर ये बैंक से भी लोन ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर। तो ये आने वाले टाइम में जब इनकी सेविंग बढ़ती चली जाएंगी तो ये बैंक से भी लोन ले जाएंगे। लोन जो है वो ग्रुप के नाम पे ही सेंशन करा जाएगा। लोन इज सेंशन इन द नेम ऑफ ग्रुप एंड इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। यानी कि जितने भी 10 लोग थे ग्रुप के, उसी ग्रुप के नाम पे जो है लोन दिया जाएगा और फिर ग्रुप के लोगों को ही ये लोन वापस करना है। तो इस टाइप से SHG बनाए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं जो लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे। Most of the important decision regarding the saving and loan activities are taken by the group members। जितने भी डिसीजन होते हैं वो सारे के सारे ग्रुप मेंबर ऐसे मिलके लेते हैं। The group decide as regard the loan to be granted, द पर्पज, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रिपेमेंट शेड्यूल। जिसको भी जब ये लोन देंगे तो ग्रुप ही ये डिसाइड करेगा कि किसको लोन देना है, किस पर्पज के लिए देना है, कितना अमाउंट देना है, इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है और उसकी वापसी रिपेमेंट कब होगा, ये ग्रुप ही डिसाइड करेगा मिलके। ऑल्सो ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा उस लोन को वापस रिपे करने के लिए, पूरे ग्रुप का नाम इसमें आएगा। यदि एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय द अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। यदि एक भी मेंबर वापस लोन नहीं दे रहा है तो सारे के सारे लोग जो है मिलके उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और उसकी रिकवरी में जो है वो हेल्प करेंगे या उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे ताकि वो लोन वापस कर पाए। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज इन SHG इवन दो दे हैव नो कोलेटरल एज सच। इसी फीचर की वजह से कि ये जितने भी लोग हैं ये मिलके यदि लोन की वापसी नहीं हुई तो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे और कैसे भी करके मेरे लोन की रिकवरी हो जाएगी। इसी फीचर की वजह से बैंक क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन प्रोवाइड कर देते हैं। इनके पास कोलेटरल के ऊपर भी कुछ रखने को नहीं होता, तब भी ये उसको लोन दे देते हैं।
इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इससे जो कोलेट्रल की दिक्कत आती थी उससे निकलने में आसानी आती है, बिना कोलेट्रल के लोगों को लोन मिल जाता है, कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिलता है, रीजनेबल इंटरेस्ट के ऊपर इनको लोन मिल जाता है, रेगुलर मिलता रहता है। ये ऑलमोस्ट जो है दे गेट ए लोन एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक। इनको 7% के अराउंड 7% पर एनम के हिसाब से बैंक से लोन मिल जाता है। मोर एवर SHGs आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पीपल। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि बेसिक चीज़ें जो गांव के लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। SHG प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम द हरासमेंट ऑफ मनी लेंडर्स। ये गरीब आदमी को बचा लेते हैं, जो मनी लेंडर्स लगातार उनका हरासमेंट करते रहते थे, ये उस सिचुएशन से, डेब्ट ट्रैप वाली सिचुएशन से बचा लेते हैं और प्रॉपर जो है उनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। SHG help women to become self-reliant and help in एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। इन्होंने फीमेल्स के सेल्फ डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करी है और उनको अपने पैरों पे खड़ा होने में जो है लोन प्रोवाइड कराया है या पैसा प्रोवाइड कराया है। इसने महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म भी दे दिया जहाँ पे आके वो कुछ मुद्दों के ऊपर बातें कर सकते हैं, कुछ सोशल इशू हो सकते हैं, जैसे हेल्थ का है, न्यूट्रिशन का है, डोमेस्टिक वायलेंस का है। यदि 10-15 फीमेल्स इकट्ठी होंगी तो वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी समझ सकती हैं, एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को भी शेयर कर सकती हैं। तो ये उनको एक, आप कह सकते हो कि टीम वर्क की तरह ये काम करता है। इससे महिलाओं में टीम वर्क वाली स्पिरिट पैदा होती है, लीडरशिप वाली स्पिरिट पैदा होती है और एक दूसरे मेंबर को हेल्प करने की एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, उसका प्रोडक्शन होता है, जनरेशन होता है। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप आज के टाइम पे इंडिया में काम कर रहे, जिसमें अराउंड 33 मिलियन मेंबर्स हैं जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है, जो एक काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा। लास्ट में आपको थोड़ा सा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में दे रखा है, जिसमें ये बताया गया है कि ग्रामीण बैंक जो है फाउंड किया गया था बांग्लादेश का प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा, और वहाँ पे भी बांग्लादेश में भी इसने इसके डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर काम किया है। गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराया गया है रीजनेबल रेट्स के ऊपर, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो आज के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो फीमेल्स को, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लोन प्रोवाइड करता है, स्टार्टअप में या स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। सो मनी एंड क्रेडिट का ये लास्ट पार्ट था, जिसमें हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में देखा है। इसके अलावा हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में देखा है और दोनों के क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, सब हम कर चुके हैं। सो वीडियो को यदि आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच।